जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे, जो आज से लेकर के 4600 साल पहले की घटना है। और इस पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के बारे में देखा था, तो हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। दोस्तों इसमें जो हमने कंटेंट शामिल किया है वो लूसेंट है, उसके साथ साथ NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने शामिल करने का कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ से NCERT से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस NCERT के कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम से लेकर के या कोई स्टेट PCS एग्ज़ाम तक के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब था, इसकी खोज कब हुई थी, जानकारी इसके बारे में कैसे मिलती है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसकी विशेषताएं क्या थीं, और हड़प्पा स्थल जो हैं उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, आज जो हड़प्पा स्थल था वो आज कहाँ पर स्थित था, इसकी खोजकर्ता कौन थे, इसमें वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएँ मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था और इसका पतन कैसे हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हड़प्पा स्थल की वर्तमान स्थिति, स्थल पूछ लिया जाता है, वर्तमान स्थिति पूछ लिया जाता है, और इसकी खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है, और कौन सी वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप शुरू से आखिरी तक देखिए, एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक कंसेप्ट आपको डेवलप होगा। हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, इसको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु या सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो काल है दोस्तों, काल निर्धारण जो इसका किया गया है NCERT में दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व की इसका काल माना जाता है, यानी कि 800 साल की इसमें घटनाएं शामिल हैं। और रेडियो कार्बन जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें रेडियो कार्बन C14 का अगर यूज करके देखा गया है, तो वहाँ पे इसका जो काल निर्धारण माना जाता है वो 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको मिले तो आप NCERT का ही लगाइए, क्योंकि इसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी, अभी जल्द ही, मतलब 100 साल पहले के आसपास की ये घटना है। इसकी खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। 1924 में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का वैश्विक घोषणा किया गया था कि जो सिंधु घाटी है वो भारत की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं थी उसमें ये शामिल है। इसके पहले दोस्तों ये माना जाता था कि भारत की जो इतिहास है, यहाँ पे मानव विकास जो है वो वैदिक काल से, मैदानी क्षेत्रों में इसका डेवलपमेंट हुआ है, वैदिक काल और महाजनपद काल से। लेकिन इसकी खोज के बाद से ये माना जाने लगा कि नहीं, भारत का जो मानव विकास है, इतिहास है इसका, वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। यानी कि जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत की सभ्यता का वहाँ से विकास होता है। हम आगे देखते हैं ये विशेष क्यों है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें विशेषता क्या है। तो दोस्तों ये दुनिया में एक नवीन सभ्यता की खोज होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उसमें उस समय मेसोपोटामिया, नील और दिलमुन और ओमान में कुछ सभ्यताएं थीं, चीन में कुछ सभ्यताएं थीं, उसमें भारत की जो सभ्यताएं का खोज होना ये बहुत ही बड़ी बात थी दुनिया के समक्ष। और ये दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता, ये जो नगरीय सभ्यता थी, जैसे आज बेंगलोर हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया और दिल्ली देख सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। इसी तरह दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर लोग शहरों में रहते थे। तो ये नगरीय सभ्यता थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी। तो विशेषता ये है कि ये नगरीय सभ्यता थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 4600 साल पहले हमारे भारत में जो है कि इतनी बेहतरीन सभ्यता थी, जहाँ पे लोग शहरों में ज़्यादातर लोग रहते थे। तो इसकी जानकारी कैसे मिलती है दोस्तों? तो यहाँ पर बसे लोगों द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। जैसे आवास हो गया, आभूषण, औजार, मुहर, मनके, बाँट, फलक, मृदभांड आदि मिले हैं। तो इनके बेस पे इनकी जो जानकारी मिलती है पुरानी वस्तुओं के बेस पे। जो ये किससे बने थे दोस्तों? तो ये मिट्टी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, चांदी से बने होते हैं। उस समय दोस्तों लोगों को कांसे की जानकारी थी। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है। उस समय कांसे की जानकारी लोगों के पास थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। ये वैदिक काल में मिलता है लोहे का यूज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जो औजार मिले हैं उसको हम देख लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, पुरानी वस्तुएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आभूषण है, देखिए कितने सुंदर सुंदर आभूषण हैं। आभूषण एक मुहर वहाँ पे हड़प्पा में मिली है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो है कि वृषभ है, और यहाँ पे एक लिपि में लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे बाट मिले हैं, जो तौलने के लिए, वस्तुओं को तौलने के लिए यूज किया जाता था। ये पक्की मिट्टी का बना वृषभ मिलता है, यानी कि बैल की जो है कि
खिलौना मिला हुआ है वहाँ पे, और धातु के औजार मिले हैं। मनके देखिए किस तरह से मिले हैं, ये पत्थर के चूर्ण और कुछ चीज़ों को मिला करके ये बनाया जाता था। इसका यूज माला बनाने में किया जाता था, जो पहनने में इनका यूज किया जाता था। और ये फलक है, देख सकते हैं दोस्तों, ये फलक है। और ये इसकी ये किनारा जो होता था वो बहुत ही शार्प होता था, लोग उसको काटने के लिए यूज करते थे। ये अवतल चक्कियाँ, जैसे हमारे यहाँ मसाले पीसने के लिए गांव में देखेंगे, जो हमारे क्षेत्रों में जो सील लोढ़ा जैसे कुछ यूज करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अवतल चक्कियाँ वहाँ पाई गई हैं। ये फायांस से बना एक पात्र है। फायांस दोस्तों एक कृत्रिम जो है कि पदार्थ होता था, जिसमें मिट्टी के जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ और गोंद को मिला करके यहाँ पे फायांस बनाए जाते थे। पत्थर जो है कि ये बहुत ही महंगी होती थी, ये पात्र, ये बर्तन जो है बहुत महंगी होती थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते थे। देखिए कितनी बेहतरीन कलाकारी है। आज भी सबके बस की नहीं है इस तरह की कलाकारी करना, इस तरह बनाना। तो उस समय लोग इस तरह की बेहतरीन कलाकारी करते थे। आगे हम कुछ फिगर्स को और देख लेते हैं, जो हमें आगे भी मिलेगा। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो ये आगे भी आपको हेल्प करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरोहित राजा है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी दाढ़ी देखिए कितनी बेहतरीन तरह से रखा गया है, जो है कि ये फैशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे इसके कपड़े को देख सकते हैं कितने डिजाइन किया गया है। ये तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं, एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, और यहाँ पे देख सकते हैं औजार मिला है। रोपड़ में एक मुद्रांकन मिला है, इसको आप देख सकते हैं, ये व्यापार के लिए यूज किया जाता था। ये देखिए मनकों का यूज माला बनाने जैसी चीज़ों में यूज किया जाता था। यहाँ पे शिवलिंग मिला है, देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थर हैं। और यहाँ पे तांबे का दर्पण है, और यहाँ पे एक मातृ देवी की मूर्ति है। इसको हम आगे भी अभी यूज होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इन सब चीज़ों से जो है कि हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और जो है कि मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। ये बर्तन हैं, ये देख सकते हैं। वहाँ पे एक मुहर मिली है हड़प्पा में, तो यहाँ से देखिए एक लिपि है। यहाँ पे देखिए जो लिपि है, इसको अभी हम देखेंगे नीचे। ये देखिए एक बैल का, वृषभ का इसमें चित्र है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं जो और स्थल पाए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक हड़प्पा स्थल है, यहाँ पर भी किस तरह की हड़प्पा स्थल हैं। और यहाँ पे मुहर है जो अभी हमने देखा। और यहाँ पे एक मूर्ति है, देखिए इसके किनारे किनारे पशु भी हैं। और ये इसे शिव कहा जाता है इन्हें, भगवान शिव जो आज हम लोग मानते हैं उन्हें, ये इनका पुराना रूप इस तरह के माना जाता है। पशुपति इन्हें कहा गया है, आगे मिलेगा। ये देखिए मिट्टी जो है कि यहाँ पे मातृ देवी या कहें कि महिलाओं की जो प्रतिमा है। आप यहाँ पुरोहित राजा के बारे में देखें, देखिए बर्तन है। हम आगे देखते हैं, तो इससे ये जो पुरानी वस्तुएं इन्हीं के बेस पे वहाँ पे जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की, हड़प्पा स्थल की। हर नाम जो है दोस्तों, ये हड़प्पा या सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? आप सोचते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं या सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा नाम दिया गया। इसके बाद जो भी वस्तुएं खोजी गई, जो भी इमारत या स्थल मिले हैं, उनको हड़प्पा से जोड़ करके देखा गया कि ये हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, क्षेत्रों में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे क्षेत्रों में, लेकिन ये बहुत बाद में बने हैं ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। लोग नदियों के किनारे इन सब क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं इसका विस्तार दोस्तों, ये सुतका गेंडोर है सबसे पश्चिम वाला एरिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ईस्ट वाला एरिया दोस्तों, ये आलमगीरपुर में है, ये मेरठ में पड़ता है आज की उत्तर प्रदेश में। और इसका जो पश्चिम वाला एरिया दोस्तों, वो सुतका गेंडोर में है। और सबसे नॉर्थ वाला एरिया, उत्तर वाला एरिया दोस्तों, वो मांडा में है, जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद दोस्तों, ये दायमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये साउथ का एरिया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछ लेता है सबसे पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी या दक्षिणी के बारे में पूछे, तो आप अच्छे से इसको आंसर दीजिएगा। हम यहाँ से कुछ और स्थल के बारे में देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, इसका अभी नीचे भी यूज होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे रोजदी है, रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, देसलपुर या दीसलपुर कहते हैं इसको। और ये कालीबंगन है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। कालीबंगन ये गुजरात में है, और कालीबंगन दोस्तों ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी है, और रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनावली दोस्तों ये हरियाणा में है। और हड़प्पा दोस्तों ये पाकिस्तान वाले स्थल होते हैं, मिलते हैं। इसके पहले जो स्थल हमने देखा है वो भारत में है। हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ है दोस्तों, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, आमरी है, बालाकोट है, अल्लाहदीनो है, चाउंदड़ो है, कोटदीजी है। ये सारे स्थल पाकिस्तान में हैं। हम आगे देखते हैं इन स्थलों के बारे में, अभी हम नीचे भी देखेंगे। ये स्थल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। हड़प्पा स्थल की जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी दोस्तों।
जैसे आज जो हम अभी देखे हैं, इससे पहले भी वहाँ पे जो है कि लोग रहते थे और उसके बाद भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि उसी समय थे, लेकिन इस समय वो सबसे डेवलपमेंट अवस्था में थे, सबसे विकसित, इसीलिए इसे विकसित हड़प्पा स्थल कहते हैं। निर्वाह के तरीके क्या थे दोस्तों? ये शिकार करते थे, कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी करते थे। यहाँ पे जो कृषि होती थी दोस्तों, वो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा। हमने हड़प्पा काल में देखा था तो गेहूँ, जौ, चावल उस समय होता था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जैसे आज हम इतने बड़े पैमाने पे कृषि करते हैं, अलग अलग जो है कि अनाज उगाते हैं, उस समय इन सब का शुरुआत हुआ था। पशुपालन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि जैसे पशुओं को लोग पालते थे। आगे देखें दोस्तों, ये जो नगर होते थे दोस्तों, ये 2 भागों में विभाजित होते थे। जो हमने अभी देखा है स्थल, जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित होते थे। एक पश्चिमी भाग होता था, एक पूर्वी भाग होता था। जो पश्चिमी भाग है वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बने होते थे। पूर्वी भाग दोस्तों ये बड़ा होता था लेकिन नीचे होते थे। ये ऊंचाई पर पश्चिमी भाग ऊंचे होने के कारण इसे नगर दुर्ग कहे हैं हमारे जो पुरातात्विद हैं। पुरातात्विद मतलब जो पुरानी वस्तुओं को खोज किए हैं, उनके बारे में अध्ययन किए हैं, उन्होंने इसको नगर दुर्ग कहा है। और जो नीचे के स्थल हैं उसे निचला नगर या आवासीय स्थल कहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्ग जो है कि दुर्ग का कौन सा भाग नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आवासीय स्थल जो है दोस्तों वो दुर्ग का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम आगे देखते हैं दोस्तों, नगर जो है 2 नगर यानी कि नगर दुर्ग और जो आवासीय स्थल थे वो दोनों हिस्से जो हैं वो पक्की ईंटों की मजबूत चारदीवारी से घिरे होते थे। जो सारे स्थल देखते हैं वो जो है कि वो चारदीवारी से घिरे होते थे। कुछ नगर दुर्ग में खास इमारतें होती थीं। जो ये नगर दुर्ग जो ऊंचाई पर होते थे वो वहाँ पे कुछ खास इमारतें होती थी। जैसे मोहनजोदड़ो में दोस्तों तालाब मिला है। तालाब को वही जो है कि बाद में स्नानागार उसे पुरातात्विद इसका नाम देते हैं, महान स्नानागार इसे कहते हैं। कालीबंगन दोस्तों, कालीबंगन लोथल से दोस्तों अग्निकुंड मिला है, जिसे यज्ञ के लिए शायद यूज किया जाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल में दोस्तों भंडार गृह मिले हैं, जहां अनाजों को संचय किया जाता था, अनाजों को रखा जाता था। यहाँ पे दोस्तों भवन, नालों और सड़कों के बारे में बात करें तो यहाँ जो भवन होते थे दोस्तों 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे और एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं होते थे। तो ये भवनों की विशेषताएं थी दोस्तों। अगर नाले की बात करें दोस्तों, नाले होते थे वो सीधी लाइन में बने होते थे। हर नाली की हल्की ढलान होती थी। घर की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था। देखभाल और साफ़ सफाई के लिए मेन होल बने होते थे। तो जैसे आज बनते हैं साफ़ सफाई के लिए, जो पहले बड़ी पट्टी होती है, जगह जगह छोटी पट्टी होती है, हम अपने गाँव और शहरों में देखते हैं इस सब चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं थे जो आज जिस तरह से बनते हैं वो 4600 साल पहले लोग बनाते थे। उनकी कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, कितनी बेहतरीन सोच थी साफ़ सफाई के प्रति, देखभाल के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन विशेषता रही है वहाँ की जल निकास व्यवस्था के बारे में। और यहाँ की जो सड़कें होती थी दोस्तों वो ग्रिड पद्धति पे बनी होती थी। ग्रिड पद्धति मतलब जो है कि इस तरह की जो होती हैं जगह जगह, मतलब हर सड़कें जो है कि 90 डिग्री पे बनी होती थी। जैसे अंग्रेज़ों ने जो है कि दिल्ली को और चंडीगढ़ हो गया, बम्बई हो गया, कोलकाता जैसे शहरों को एक बहुत ही नियोजित तरीके से बसाया है। तो उसी तरह की चीज़ें ये लोग पहले नियोजन करते थे कि सड़कें कहाँ बनेंगी, घर कहाँ बनेंगे। तो ये पहले नियोजन करते थे, उसके बाद उसका निर्माण करते थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वो लोग बनाते थे। इसमें यहाँ पे घर बना दिए, इधर घर बना दिए और इधर घर बना दिए। मतलब एक नियोजन की तरह से जो है कि समकोण सड़कें होती थी, उनके बीच में घर बनाया गया होता था। यहाँ की जो लिपियाँ थी दोस्तों, हमने लिपि देखा है, तो वहाँ पे जो लिपि थी वो दोस्तों चित्रात्मक थी, चित्र के रूप में होती थी और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। जैसे आज हम लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। घर के दरवाजे जो होते थे दोस्तों, वो दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे। जो घर के दरवाजे होते थे वो सामने नहीं खुलते। जैसे आज देखिए सभी लोग घरों को सामने खोलते हैं, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े जंगले लगते हैं। तो लेकिन वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी। जो घरों को जो है कि घरों के दरवाजे और जंगले जो होते थे, वो खिड़कियाँ जो होती थी वो घर के पीछे बनते थे। अपवाद स्वरूप एक लोथल था। लोथल में दोस्तों जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो जो है कि मेन सड़कों की ओर बनते थे। यहाँ पे दोस्तों ग्रिड पद्धति का एक अपवाद है बनावली दोस्तों। बनावली में सड़कें जो होती थी वो ग्रिड पद्धति पे नहीं होती थी, टूटी मुटी होती थी। और यहाँ पे लोथल में देख सकते हैं घरों के जो दरवाजे होते थे वो मेन गेट की तरफ बने होते थे, मेन सड़क की तरफ बने होते थे। बाकी जो स्थल थे वहाँ पे जो है कि घर के पीछे की तरफ खिड़कियाँ और दरवाजे बनते थे। आगे बात करें दोस्तों शासन की, जो यहाँ पे शासन व्यवस्था थी, जो हमारे इतिहासकार मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे शासक होते थे। और ये शासक जैसे आप देखेंगे
कि इतने बड़े स्थल जगह जगह थे। यहाँ पे ईंटें दोस्तों पाई गई हैं, एक समान ईंटें पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक एक समान ईंटें पाई गई हैं। तो इस तरह की जो बेहतरीन व्यवस्थाएं होती थी, कोई एक शासक किया होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पे वणिक वर्ग जो व्यापारिक थे उन लोगों का शासन था, और कुछ लोग कहते थे लोग नहीं, यहाँ पे समूह में लोग मिलकर के शासन करते थे। और कुछ इतिहासकार दोस्तों ये कहते हैं कि यहाँ पे शासक नहीं थे, ये शासक विहीन था, सभी लोग मिलजुल करके शासन को चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। जैसे आज का जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि हर जगहों पे पिता का शासन होता है, पिता के बाद बेटे का शासन होता है। महिलाओं को जो है कि उनसे छोटे दर्जे पे रखा जाता है। तो उस समय दोस्तों मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। जो माताओं को सबसे जो आज पुरुष जगह लिए हैं जगह, वो उस समय दोस्तों वो माता का जगह हुआ करता था, इसलिए मातृ सत्तात्मक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता थी। जो साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं वो मातृ देवी की पूजा होती थी। हमने मिट्टी की मूर्तियाँ ऊपर देखे हैं, मृण मूर्तियाँ ऊपर पाई गई हैं, हमने देखा है ना। और वहाँ पे मोहरों पे जो है कि महिलाओं के चित्र अंकित होते थे। तो इस सब बेस पे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। आज भी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए दोस्त। ये हमें सीखना चाहिए कि इतनी पुरानी सभ्यताओं में जो है कि महिलाओं को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम नहीं कह रहे हैं सबसे ऊंचा, लेकिन बराबर का दर्जा होना चाहिए। सभी लोग इंसान हैं, सबको एक समान दर्जा होना चाहिए। सबके पास स्किल है, कौशल है, तो सबको समान अवसर होना चाहिए कि वो अपने स्किल और कौशल को निखारें। तो अगले हम टॉपिक को देखते हैं। अगले पॉइंट जो है दोस्तों वो अगली विशेषता है, किसी भी नगर में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पे कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हम आज देखते हैं ना बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर हड़प्पा काल में नहीं पाए जाते थे। यहाँ के जो लोग होते थे दोस्तों वो वृक्ष की जो है कि धरती, अग्नि, सूर्य, लिंग जैसे प्रकृति, मतलब ये प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ के शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। जैसे आज जलाते हैं दफनाते हैं, उसी तरह पहले उस समय भी लोग जलाते थे और दफनाते थे। हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा जो स्थल है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो मोहनजोदड़ो है। और भारत में दोस्तों ये सबसे बड़ा स्थल दोस्तों वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में पड़ता है। और ये मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। हड़प्पा स्थल कौन कौन से थे, और यहाँ पे ये नदियों के किनारे जो स्थल थे दोस्तों, ज़्यादातर जो है नदियों के किनारे होते थे। और ये नदी कौन कौन सी थी, इनकी वर्तमान आज की स्थिति कहाँ पर थी, आज कौन से ज़िले में वो स्थल स्थित हैं, किस राज्य में थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे उसको खोज किसने किया था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले मैप में अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हम गुजरात में कुछ स्थल को देख लेते हैं। ये रंगपुर है, लोथल है, नागेश्वर है, धौलावीरा है, ये गुजरात में स्थल है। और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो मिथातल शायद ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगन दोस्तों ये राजस्थान में है। यहाँ पे जोते हुए खेत मिलते हैं, अलंकृत ईंट मिलते हैं, और जो है कि धौलावीरा में जलाशय मिलता है। और लोथल दोस्तों ये देख सकते हैं, लोथल जो है यहाँ पे बंदरगाह होता था, लोथल। और यहाँ पे सूतका गेंडोर, अभी इसको देखेंगे, ये दोस्तों जो थे ये बंदरगाह होते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम नीचे भी देखेंगे। ये देख सकते हैं मोहनजोदड़ो है, ये सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ा स्थल है। और ये जो राखीगढ़ी है ये भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल है। और ये राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा दोस्तों, ये हड़प्पा दोस्तों इसी का सबसे पहले खोज हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसे कहते हैं। और ये सिंध नदी के किनारे, मतलब सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे सब ये शहर थे, ये बसे थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चौंदड़ो, ये सब सारे स्थल दोस्तों ये कहाँ पर हैं, भारत में हैं। तो हम पाकिस्तान के स्थलों को देख लेते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, आमरी हो गया, बालाकोट हो गया, और ये सूतका गेंडोर है दोस्तों, ये देख सकते हैं सूतका गेंडोर है। और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और ये लोथल और सूतका गेंडोर जो है कि वहाँ के बंदरगाह होते थे, जिसके द्वारा ईरान और ओमान जैसे देशों से व्यापार उस समय होते थे। और कुछ स्थल दोस्तों यही नहीं है, कुछ और स्थल हैं, जैसे कुछ अफगानिस्तान में भी स्थल हैं, सोरतगई है दोस्तों, ये भी हम नीचे देखेंगे मिलेगा। तो इस तरह से मैप से आप अगर मैप से इन स्थलों को बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको भूलेगा नहीं। आप अगर जो टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं वो भूल जाता है, लेकिन आप इस मैप को यूज करेंगे तो नहीं भूलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए मैप से पढ़ने का। तो हम यहाँ पे एक एक को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा स्थल दोस्तों इसका जो है ये रावी नदी के किनारे है, साहिवाल जिला में स्थित है, जो पंजाब का साहिवाल जिला है, जो पाकिस्तान में पंजाब है,
एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, अपने भारत में भी पंजाब है, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है। वहाँ का साहिवाल जिला में हड़प्पा स्थल मिला हुआ है। और ये दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज किया था 1921 में। बाद में माधव स्वरूप वस और व्हीलर ने इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, ये सिंधु नदी किनारे है, लरकाना सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में है। और ये राखलदास बनर्जी और मैके और व्हीलर ने इसका खोज किया था। ये दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस ज़िले में ये पूछा गया था, ये लरकाना सिंध प्रांत में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कई बार ऑप्शन में पूछे जाते हैं जहाँ पे दयाराम साहनी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी आप जानते होंगे, लेकिन ऑप्शन में दयाराम साहनी नहीं रहता है, माधव स्वरूप वस और कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आप इसको तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं चौंदड़ो है दोस्तों। चौंदड़ो सिंधु नदी किनारे है, नवाब शाह जिला सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। इसकी खोज मैके और NG मजूमदार ने किया है। कालीबंगन दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। इसे अमलानंद घोष ने 1951 में BV लाल और BK थापर ने इसका 1961 में खोज किया था। अगर आप राजस्थान से है, जो आप जिस ज़िले से हैं, अगर वहाँ का स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के बारे में अच्छे से यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कोट दीजिए दोस्तों, ये सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत खैरपुर स्थान पर पाकिस्तान में स्थित है और इसे फजल अहमद ने खोज किया था। रंगपुर दोस्तों ये मादर नदी किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। इसे रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। रोपड़ दोस्तों पंजाब में पड़ता है, ये सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है और यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। अगर आप पंजाब से हैं तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और राजस्थान से हैं तो राजस्थान वाले सबको याद रखना है, लेकिन वहाँ का स्पेशल आपको याद रहना चाहिए। आगे दोस्तों लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। आलमगीरपुर है दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका 1958 में खोज किया था। सुतका गेंडोर दोस्तों ये दशक नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसे अरिल स्टाइन ने खोज किया था। बनमाली दोस्तों ये रंगोई हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका खोज किया था। धौलावीरा दोस्तों ये लूनी नदी किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है और खादिर द्वीप है वहाँ पर ये स्थित है। और JP जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसे यूनेस्को को वैश्विक धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। भारत का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को को वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पर है, ये गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है, कच्छ जिला में स्थित है। इसका खोज JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। सोतका है दोस्तों ये सादिकौर नदी किनारे है और दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। जारडेल्स ने इसका खोज किया है। इसके अतिरिक्त कई और भी स्थल हैं, लेकिन ये सबसे मुख्य स्थल है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 और 9 जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। स्थल और वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं, तो आप लूसेंट में देखेंगे तो वो कई जगह विस्तृत है, हमने यहाँ पे कंक्लूड करके एक ही जगह पे रखा है। आप चाहें तो जो कुछ चीज़ें नहीं है लूसेंट में, तो आप उसको एक शार्ट नोट्स में बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख सकते हैं या शार्ट नोट में बना सकते हैं। आप उसी किनारे वो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो हम मोहनजोदड़ो में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में दोस्तों महान स्नानागार पाया गया है। आप दोस्तों अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उसको हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन जरूर लगा लें, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे महान स्नानागार पूछा गया है कि महान स्नानागार किस जिले में मिला है, जो है कि किस स्थल पे मिला है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है कि मोहनजोदड़ो दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे महान स्नानागार मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं, पशुपति और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अभी हमने पशुपति की जो है कि प्रतिमा ऊपर देखा है, मातृ देवी की कई मिट्टी की मूर्तियाँ देखा है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में मिला है दोस्तों। ऊपर हमने देखा है कपड़े के टुकड़े का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलती है वहाँ पे। हड़प्पा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। एक श्रृंगी पशु का मुहर मिला है। ऊपर जो मुहर मिली थी दोस्तों वो हड़प्पा में ही मिली थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये स्त्री के गर्भ से जो निकलता पौधा है, इसको लोग जो कि धरती माँ के रूप में मानते थे, जैसे धरती माँ कहते हैं ना, उसे उस समय उपज की देवी मानते थे, धरती देवी मानते थे। इसलिए वहाँ पे जो है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। मेहरगढ़ की बात करें दोस्तों, मेहरगढ़ में कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। बनावली दोस्तों हिसार के हरियाणा में है। यहाँ पे हल्का टेराकोटा मिला है। टेराकोटा दोस्तों वो जो है कि मिट्टी का खिलौना होता है, उसे टेराकोटा कहते हैं। जो हमने ऊपर बैल का चिन्ह वृषभ देखा है ना, तो वो कहाँ पर मिला है, वो बनावली में मिला है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। कालीबंगन से दोस्तों, कालीबंगन जो है कि राजस्थान में है। जुते हुए खेत यहाँ पे मिले हैं। अलंकृत ईंट मिले हैं।
कुओं के साथ मकान यहाँ पे पाए गए हैं। ये जूते हुए खेत, अलंकृत ईंट कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। लोथल दोस्तों पूछा जाता है कि ये बंदरगाह शहर है, जो हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह शहर लोथल और सूत्का गेंडोर हमने देखा। लोथल दोस्तों ये बंदरगाह शहर है, यहाँ पे युग्म समाधियाँ मिली हैं। गोदी खाना या शिल्प केंद्र, यहाँ पे जो है कि वस्तुओं का निर्माण होता था, जो शंख हैं और मनके जैसे चीज़ों का यहाँ पे निर्माण होता था। तो गोदी खाना पूछा गया कहाँ पे मिला है, तो लोथल में मिला है। धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा में जलाशय और बांधों का निर्माण यहाँ पे हुआ था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जलाशय देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाया गया था। इन जलाशयों का दोस्तों वो लोग पानी का इकट्ठा करके खेतों की सिंचाई के लिए इसका यूज करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईंटों का जो प्रयोग आज से 4600 साल पहले किया गया है, वो आज भी इसी तरह पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो कितनी बेहतरीन वहाँ की उस समय की टेक्नोलॉजी थी। और यहाँ पे आप देखें तो महान स्नानागार, ये दोस्तों महान स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में मिला है। इसको आप देखिए, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तालाब कह लें, तालाब है, इसी तालाब को महान स्नानागार जो पुरातत्वविद से नाम दिया है महान स्नानागार। यहाँ पे क्या होता है कि दो तरफ उतरने के लिए इसमें देखिए सीढ़ियाँ हैं और इसके किनारे किनारे पे घर बने होते थे ना, किनारे किनारे पे रूम बने होते थे। और इसे लोग कहते थे यहाँ पे शायद कोई विशेष स्नान होता था, जैसे हमारे ना हिंदू धर्म में लोग स्नान करते हैं, तो उसी तरह से लोग यहाँ पे किसी विशेष त्यौहार या जैसे जो दिवस होते थे उन दिनों पे लोग यहाँ पे स्नान करते थे। तो ये महान स्नानागार कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है। और जलाशय दोस्तों जो हमने अभी देखा है, ये जलाशय कहाँ मिला है, धौलावीरा में मिला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों रंगपुर में दोस्तों तिल और सरसों का ढेर मिला है। नागेश्वर और बालाकोट है, वहाँ से शंख मिला है। दामाबाद दोस्तों ये रथ का पहिया यहाँ मिला है। और सुरकोतला में दोस्तों ये घोड़ों का कंकाल मिला है। और सोरतघई दोस्तों वहाँ पे नहर का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे रथ और घोड़ा के कंकाल मिला है, लेकिन यहाँ पे ये साक्ष्य नहीं मिलता है कि इसका यूज लोग युद्ध में जैसे रथ का यूज किया जाता था, इसके लिए करते थे कि नहीं करते थे इसके बारे में नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे रथ का पहिया और घोड़े का कंकाल का साक्ष्य मिलते हैं। सुरथगई में दोस्तों नहर मिली है, सुरथगई जो है अफगानिस्तान में है, नहर मिली है, वहाँ पे नहर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन और लोथल से दोस्तों अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिसे संभवतः यज्ञ के लिए इसका यूज किया जाता रहा होगा। लोथल और सूत्का गेंडोर हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे। कौन कौन, लोथल और सूत्का गेंडोर जो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों व्यापार भी होता था। कितनी अद्भुत वहाँ के लोग थे, मतलब इतने पहले लोग जो आज हम व्यापार करते हैं ना, हमारा अमेरिका के साथ होता है, ब्राज़ील का साथ होता है, रूस के साथ होता है, यूरोपीय जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, सबके साथ व्यापार होता है। उस समय भी लोग व्यापार करते थे। तो वहाँ पे क्या व्यापार की विशेषताएं थी, तो दोस्तों लोगों को कई चीज़ें वहीं पे मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, टिन इसका आयात लोग दूर दूर से करते थे। जैसे मागन दोस्तों ये ओमान का पुराना नाम है। ओमान से लोग तांबे का आयात करते थे। और मेसोपोटामिया, आज का ईरान है, उसको मेसोपोटामिया सभ्यता वहाँ पे डेवलप हुई है, वहाँ से टिन का आयात किया जाता था। दिलमुन बहरीन जो आज है उसका पहले नाम दिलमुन था। तो इन सब जगहों से व्यापार होता था। यहाँ पे जो है कि हड़प्पा सभ्यता की कई वस्तुएं पाई गई हैं और भारत में भी यहाँ की कई वस्तुओं को हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है। तो आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में अच्छे से। देखिए मैप आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना हड़प्पा सभ्यता है। और इसके लिए दोस्तों जो मेलुआ शब्द का यूज किया जाता था, मेसोपोटामिया में कुछ अभिलेख मिले हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ का यूज किया जाता था। मेलुआ शब्द का यूज यहाँ पे किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं बहरीन है, बहरीन जिसे दिलमुन कहते हैं। और दिलमुन इसका यहाँ पे दिलमुन नामक सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। ओमान जो है, ओमान दोस्तों यहाँ पे मगान जो सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। इधर देखेंगे नील सभ्यता है, लेकिन यहाँ पे व्यापार के साथ यहाँ से नहीं मिलते हैं। हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मगान, ओमान और दिलमुन, बहरीन और मेसोपोटामिया, ईरान जैसे क्षेत्रों से व्यापार होता था। आप मैप से अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेसोपोटामिया दोस्तों, मेसोपोटामिया अभिलेखों से सिंधु सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का यूज किया गया था। ये हमने ऊपर भी देखा। कुछ आयातिक वस्तुएं जो व्यापार करते थे, जो दूसरे जगहों से लोग खरीद के लाते थे। तो तांबा दोस्तों, ये खेतड़ी जो आज का राजस्थान है, आज भी वहाँ पे तांबा पाया जाता है, उस समय भी पाया जाता था। तांबे का आयात खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से करते थे। चांदी का जो आयात करते थे वो अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। सोना दोस्तों कर्नाटक और अफगानिस्तान से करते थे, अफगानिस्तान ईरान से करते थे। टिन का दोस्तों अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। गोमेद सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र था वहाँ से यूज करते थे।
वहाँ से आयात किया जाता था। लाजवर्थ एक पत्थर होता था जो अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा का जो है कि आयात ईरान से किया जाता था। अब हम देख लेते हैं, इतनी बेहतरीन सभ्यता थी तो इसका पतन कैसे हो गया। तो यहाँ पे ऐसा जो ज़्यादातर जो हमारे इतिहासकार हैं मानते हैं, ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कि इसका पतन होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे कारण जो होता है उसका वनों की कटाई के कारण यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन हुआ और जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ और सूखा आया, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग कहते हैं जनसंहार हुआ था और कुछ लोग कहते हैं भूमि का अति प्रयोग हुआ था, बहुत ज़्यादा यूज होता था, उस पर ज़्यादा जनसंख्या डिपेंड हो गई थी। जैसे आज हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये हमें सीखना चाहिए कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो बाढ़ और सूखा जैसी चीज़ें आएंगी। देखिए जगह जगह पे बाढ़ आ रहे हैं, जगह जगह पे सूखा पड़ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें सीखना चाहिए कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी है, हमें वनों की संख्या में वृद्धि करनी है। भूमि का एक जो सतत विकास में सतत यूज करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना है कि उसकी उर्वरता बनी रहे। तो इस हम चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता से सीख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ अन्य जो तथ्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी यहाँ से गया है। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ना, यही जो है कि वस्तुओं का खनन करता है, ये पुरानी वस्तुओं का इतिहास लिखता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। इसके जो महानिदेशक थे दोस्तों, प्रथम महानिदेशक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ ले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में हुई थी और इसकी जो है कि घोषणा किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था, ये महानिदेशक थे इसके। और टीलों का क्षैतिज खुदाई के बजाय स्तरीय खुदाई व्हीलर ने किया था। जो व्हीलर इसके महानिदेशक थे, उनके जो देख रेख में टीलों का क्षैतिज खुदाई के बजाय स्तरीय खुदाई किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में पाए गए हैं। अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा स्थल गुजरात में पाए गए हैं। धौलावीरा दोस्तों ये यूनेस्को का वैश्विक धरोहर स्थल है, इसे 1921 में शामिल किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसका जो किताब किसने लिखा था तो एस.एन. गुप्ता ने इसका लेखन किया था। तो इस तरह से दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा कि काल इसका कौन सा था, खोज कब हुई थी, इसकी जानकारी के कौन कौन स्रोत थे, इसका विस्तार विशेषता क्या थी, महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखा और कौन कौन सी वस्तुएं मिली और कैसे इसका पतन होता है इसके बारे में हमने देखा। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया, एनसीईआरटी के कई सारे चित्रों को हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए शामिल किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और टॉपिक में अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।